हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी के हार्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं और आपको दिखाए भी, जो जनवरी में एग्जाम हुआ, जुलाई में एग्जाम हुआ, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम टू सेम। और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड इज अ डैश पीरियड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है? बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है। कैसा काल होता है? सेंसिटिव, स्लो, पैसिव या फिर डिस्टर्बिंग। संवेदनशील होता है, सुस्त या धीमा होता है, निष्क्रिय होता है या परेशानीदायक होता है। बाल्यावस्था की शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए कैसा होता है? इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कैसा होता है? अर्ली चाइल्डहुड। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? कैसा होता है बाल्यावस्था का शुरुआती दौर? तो कैसा होता है? सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। बच्चे के साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी वो देखता है बचपन की, आपके कोई भी आपसे कोई भी घटना आपके साथ घटित होती है, अच्छा बुरा जो भी रहता है, आपको वो घटनाएं याद रहती हैं। आप कहते हो ना, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, तो वो चीजें आपको याद रहती हैं। कैसा रहता है? तो संवेदनशील रहता है, सेंसिटिव रहता है अर्ली चाइल्डहुड। इमोशनल डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड कैसा रहता है? तो सेंसिटिव रहता है, संवेदनशील रहता है। भावनात्मक विकास, है ना। आप जिस तरह से बच्चे को डांटते हैं और जिस तरह से उन्हें प्यार दुलार करते हैं, तो बच्चा उसी एटमॉस्फेयर में रह के वो पलता बढ़ता है, तो ये प्रभावित करता है बच्चों के विकास का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के क्या है? निगेटिव जहां पे रहे, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने हैं। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत गलत होता है। कैसे? सही करके चले आते हैं, है ना। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। विकास क्रमिक रूप से होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement is not correct in context of development? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्या सही नहीं है? विकास हमेशा अनिरंतर होता है। क्या सही नहीं है? अनिरंतर नहीं होता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, अनिरंतर नहीं होता। कैसा होता है? हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं, निरंतर होता है। कैसा होता है? निरंतर होता है, अनिरंतर नहीं, निरंतर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि निगेटिव का आंसर जाएगा निगेटिव। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? निम्न में से कौन सा केवल, केवल पूछा है, केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक परिपक्वता। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? हेरिडिटी फैक्टर्स क्या है? केवल वंशानुगत कारकों से ही निर्धारित होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंखों का रंग। आंखों का रंग ये केवल वंशानुगत पर ही निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या बनेगा राइट आंसर? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशा के रूप में, यानी एक ही दिशा में तार्किक क्रम करना, तर्क करना शुरू कर देते हैं? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, वो एक ही क्रम में करते हैं।
तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो समावेशन और समायोजन। क्या शामिल होता है? समावेशन और समायोजन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कल्चर की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास, लेव बायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, जहां पे संस्कृत कल्चर दिखे तो किसने दिया है? लेव बायगोस्की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लेव बायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, लेव बायगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी है? लेव बायगोस्की संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्व दिए हैं? सामाजिक संपर्कता, कंठस्थ स्मरण, विलंबित नकल या फिर जैविक परिपक्वता। किसे दिए हैं? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, किसे दिए हैं? सामाजिक संपर्कता। अभी जो है इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किए, सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर को महत्वपूर्ण दिए। तो संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्कता, जितना बच्चा समाज से इंटरेक्ट करेगा उतना ही अच्छे तरीके से सीखेगा। यानी बच्चा जो है बातचीत करके, चर्चा पर चर्चा करके जो है सीखता है, समाज के संपर्क में आता है तो अच्छे तरीके से सीखता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक संपर्कता। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से क्या हो? प्रभावित हो। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। क्या है बच्चा? बच्चा जानबूझकर, असल में इसमें होता नहीं है कि नैतिकता होती नहीं है कि ये बस व्यवहार इसलिए ऐसा करता है, इसलिए अच्छा व्यवहार करता है। खुरापाती तो दिमाग में चलती ही रहती है, बट इसलिए ये अच्छा बनने की कोशिश करता है ताकि इसके टीचर, माता पिता इसको अच्छा माने, है ना? तो इसके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा माने, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा माने। तो क्या मतलब होता है इसका? किस एज में रहता है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? बता ही दिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास ये बनने की कोशिश करता है। असल में नैतिकता इसकी इतनी होती नहीं है कि ये अच्छा है, अच्छा ये खुद से करना नहीं चाहता, दिमाग में खुरापाती चलती ही रहती है, बट ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूं तो ऐसा करता है ना? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना चाहिए, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। क्या है? संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? क्या शामिल होना चाहिए? क्या बनेगा राइट आंसर? जी, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए एक संरचना आधारित उपागम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से होती है। किससे होती है? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीतीय या भाषाई। क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरों के संवेग को, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता कैसी बुद्धि में होती है? यानी कैसे बुद्धि वाला इंसान दूसरों की संवेगों को, भावनाओं को, उनकी मनोदशा को समझ सकता है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? आप लोग ये कमेंट करिएगा, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यानी इन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धि दिए हैं?
बुद्धि के प्रकार में कितने प्रकार की बुद्धि जो है बताए हैं हावर्ड गार्डनर? आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट एक कमेंट आपका आना चाहिए। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी फर्स्ट है अंतःवैयक्तिक। कैसा होना चाहिए? अंतःवैयक्तिक जो व्यक्ति होता है ये दूसरों के संवेगों को, भावनाओं को, उनकी मनोदशा को समझ जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतः अंतर्वैयक्तिक। क्या है? अंतर्वैयक्तिक। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं ना कि हम अंतर्यामी है, समझ जाते हैं आपकी भावनाओं को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अभिकथन है। क्या है? एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करने एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तर्क आर है भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। क्या दोनों बातें सही हैं? सही है तो क्या व्याख्या भी कर रही है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी क्या बनेगा राइट आंसर? एक अध्यापिका, अभिकथन एक क्या कह रहा है? एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार के पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। तर्क आर कहता है भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित ही नहीं होता। क्या जहां पे विद्यालय है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे डीजे खूब तेज आवाज में बजा दिया जाए तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? बच्चे को छोड़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? है ना? तो क्या वातावरण प्रभावित नहीं करता? जी बिल्कुल करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। क्या है? जैविक सामाजिक, सामाजिक जैविक, जैविक शारीरिक, शारीरिक जैविक। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है जबकि लिंग क्या है? एक जैविक संप्रत्यय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। जेंडर यानी ये लड़का है, जेंडर में बांट दिया जाता है। ये लड़का है तो ये जो है बाहर जाएगा, फुटबॉल खेलेगा, और ये लड़की है तो ये गुड़िया से खेलेगी, बैट बॉल नहीं खेल सकती, खाना बनाएगी, बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह से जो है जेंडर के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। ये बांटता कौन है? तो समाज बांटता है जेंडर के अकॉर्डिंग। और जेंडर क्या है? तो ये सामाजिक संप्रत्यय है और जैविक संप्रत्यय लिंग है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह एक क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा। क्यों? हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों के संबंध और सहयोग द्वारा। हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद जो है इंगित करेगा। नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रीति पात्रता को बढ़ावा देगा। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? एक चौथी कक्षा की विद्यार्थी है जो किस राज्य का है? बिहू नृत्य किस राज्य का है? बिहू असम का है ना? असम का है। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह एक क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा। क्यों होगा मददगार? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? कूट में आंसर देने हैं, क्या सही होगा? जी क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन फर्स्ट है हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रों समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा क्या है? मददगार होगा। तो दूसरों क्या है? दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों के संबंध और सहयोग द्वारा ये मददगार होगा। और सेकंड ऑप्शन है हाँ, अंतःवैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ को क्या करेगा?
बढ़ाने में यानी बढ़ने से, दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से, यानी दूसरों का दृष्टिकोण क्या है, ये दूसरों की दृष्टिकोण बढ़ने में मदद करेगा। ये नहीं इसमें दिया है, नहीं यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रीति पात्रता को बढ़ावा देगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य द्वारा। क्या पूछा है? सामाजिक संरचनात्मक उपागम को बढ़ावा देगा, तो किसके, यानी सहयोग एक दूसरे का जब बच्चा करेगा तो सहयोगात्मक प्रोजेक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर, यानी जो है रटकर इसे याद किया जाता है, विकसित किया जाता है, रटना है। और अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता, अर्थहीन होता है। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव ही सही होगा। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? विद्यार्थियों को चिंतन हेतु जब आप समय देंगे तभी बच्चा सोचेगा और जो है समालोचना करेगा, आलोचना करेगा। किसी भी टॉपिक पर आप कोई टॉपिक दे रहे हैं तो किसी टॉपिक का आलोचना करना है तो बच्चा सोचेगा। तो इसमें चिंतन हेतु यानी चिंतन प्रक्रिया भी, चिंतन भी शामिल है कि बच्चा सोचेगा, यहाँ पे चिंतन करेगा। समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है विद्यार्थियों का चिंतन हेतु समय देकर। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए। विविधता क्या अधिगम प्रक्रिया में बाधा है? इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए। जो विद्यार्थी जो है अलग बैकग्राउंड से आए हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता, सांस्कृतिक कल्चर यानी विभिन्न क्षेत्र से आए हैं, तो क्या उनको अलग पढ़ाया जाए? सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा कर दिया जाए। जो जहां से आए हैं, जैसे भी इनको पढ़ना है पढ़ें, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। क्या ऐसा करना चाहिए? ये सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित करना चाहिए। पॉजिटिव में क्वेश्चन है, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित करना चाहिए। ऐसा नहीं जब आप ही भेदभाव करोगे तो बच्चा कैसे नहीं करेगा, है ना? तो जुड़ाव की भावना को जो है बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले शिक्षार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? सामर्थ्य निर्माण और संवेदनशील। क्या है? सामर्थ्य निर्माण और संवेदनशील जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? गुणज वैकल्य, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, संवेदनात्मक बाधिता या फिर श्रवण बाधिता। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई हो रही है तो प्रत्यक्ष रूप से यह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जी, अंक में है, आकृत में है, तो जाहिर सी बात है गुणन यानी
डिस्कल्कुलिया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुड़ज वैकल्य। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए यदि बच्चा दृष्टि बाधित है? विद्यार्थियों को श्याम पट्ट पर सवाल हल करने के लिए कहना चाहिए। बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो ब्लैक बोर्ड पर कैसे आप सवाल हल करवाएंगे? मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए। आप जो लिखे हैं उसे नोट्स प्रदान करेंगे। देख ही नहीं पा रहा है तो वो पढ़ेगा कैसे? अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। आप रोक लगा देंगे तो बच्चा देख नहीं पा रहा है, सुन सकता है, तो यदि आप लैपटॉप मोबाइल फोन इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो क्या करना चाहिए? स्पर्शीय यानी दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्पर्शीय जो है बुक हो या जो मोबाइल फोन होता है, इन सब का प्रयोग करने देना चाहिए। तो मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए। वाह भाई, एक तो बच्चा क्या है, अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है उसमें, तो लंबी अवधि वाली फिल्में दिखाएंगे तो वो क्या वहां पे बैठ के देखेगा? एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल, एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए। एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए। कार्य पत्रक को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु, यानी आप सोच रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से पढ़े, ये जो है एक्टिव होके जितना देर पढ़ाया जाए उतना देर पढ़े, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यानी बच्चे को जो है, जो ये अति सक्रिय है, ऐसे बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या उसे जो है, यानी टाइम टाइम से कोई बदलाव, जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा बोर हो जाता है वही पढ़ते पढ़ते, छोटा सा चुटकुला, बच्चे हंस लिए, आप बोल रहे हो, बच्चे से कुछ छोटे छोटे चुटकुले बुलवाओ। तो ये सारी एक्टिविटी जब बीच-बीच में होती रहती है, तो बच्चा यहाँ पे वहाँ से जो पढ़ाई कर रहा है, वहाँ से उसका दिमाग थोड़ा-सा हट जाता है, फ्रेश हो जाता है। कहते हैं ना, तो यहाँ पे अब एक गतिविधि दूसरी पर जाने के लिए आप उसे क्या करेंगे? उसे समय ही नहीं दे रहे हैं और मशीन की तरह काम करवा रहे हैं, तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। वो बस कितनी भी आप पिटाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो वैसे ही रहेगा, है ना? तो और क्या है, एक ही समय पर कई कार्य करने के लिए देना, तो कन्फ्यूजन में आ जाएगा, क्या करूँ? तो कुछ भी नहीं करेगा, है ना? तो ये भी आप नहीं करेंगे, एक समय में कई प्रकार के कार्य देंगे। कार्य पत्र को छोटे-छोटे प्रबंधीय खंडों में बाँट कर देना चाहिए। क्या कार्य पत्र को छोटे-छोटे प्रबंधीय खंडों में बाँट कर देना चाहिए? या फिर लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? लंबी अवधि वाले फिल्म दिखाएंगे। यहाँ बच्चा इतना एक्टिव है कि वो एक जगह थोड़े टाइम भी स्थिर नहीं रह सकता, तो आप क्या करेंगे भाई? लंबी फिल्म दिखाएंगे तो वो भग जाएगा, क्या देखेगा? नहीं देखेगा। तो क्या करेंगे आप? यानी कार्य पत्र को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में बांट कर बच्चे को देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? किसके लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों रट लो। श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने के लिए, यानी निष्क्रिय है बच्चा, बस जो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखे हो उतार लो। एक अटल तरीके से समस्याओं के हल ढूंढने हेतु क्या करेंगे? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? क्या है? एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? किसके लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? किसके लिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने के लिए आप क्या करेंगे? उसे प्रोत्साहित करेंगे, ना कि ज्यों का त्यों रट लो, ना ही निष्क्रिय भाव से सिर्फ नकल उतारे, और ना ही जो है आप खुद समस्याओं को ये बोले कि आप ही यह अटल तरीके से समस्या के हल ढूंढने हेतु, यानी बच्चा खुद से समस्या
ढूंढ के लेके आए। यदि वो नहीं ढूंढ पा रहा है, अपनी समस्या का हल नहीं कर पा रहा है, तो आप विद्यालय में आता है, आपसे क्वेश्चन करता है, तो आप नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाओ तुम दूसरे दिन ढूंढ के लेके आना। तो मतलब आप उसे अटल रूप से उसे कह रहे हो कि तुम ही ढूंढो, हम नहीं बताएंगे। तो ऐसा नहीं होता। यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो आप उसे बताओ, जिसे पाठ या ढांचा कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, थोड़ा सा सहारा दो। इस तरह से तो पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु बच्चे को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब तो यहां से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जा रहा है, बट पढ़ना सब कुछ है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? वेधन, पुनरावृत्ति को बार बार यानी बार बार अभ्यास, या फिर रटकर याद करना, या अन्वेषण आधारित अधिगम, या चर्चा अधिगम उपागम। किस पर बढ़ावा देता है? क्या बार बार रटवाता है, अभ्यास करवाता है, या बार बार उसे रटने के लिए देता है कि जब तक ये याद ना हो जाए तब तक विद्यालय में दिखना नहीं? 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देती है। कैसी शिक्षा को बढ़ावा देता है 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड और फोर इसमें सही है। अन्वेषण आधारित अधिगम और फोर्थ है चर्चा आधारित अधिगम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अरे रटंत पद्धति को तो ये जो है क्या करता है, इसी का तो विरोध करता है। रट कर याद करेंगे, बट बच्चा रटेगा तो उसे क्या वो कल भूल जाएगा, आज रट रहा है कल भूल जाएगा, है ना। आप कैसा करेंगे, अन्वेषण यानी खोज विधि द्वारा, चर्चा आधारित उपागम, बच्चा चर्चा पर चर्चा करके सीखे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड और फोर्थ इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, या अनम्य समय सारणी अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है क्या? क्या बनेगा राइट आंसर? जी, जब जो है अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है तब जो है सबसे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम होता है बच्चों के लिए। तो अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य कठोर रवैया अपनाना, प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, क्या है? निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? पॉजिटिव में क्वेश्चन है, क्या बनेगा राइट आंसर? विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, बच्चा एक दूसरे का सहयोग करके सीखे। तो क्या है? अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है, विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? क्या पूछा है? निगेटिव में अनुरूपों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय, मौखिकीकरण। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? समस्या समाधान में बाधक है क्या? अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट जो है ये बाधक होता है समस्या समाधान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तर्क आर है, भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही हैं तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? क्या बनेगा राइट आंसर? अभिकथन क्या है? किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय, मतलब आप उसे नकारेंगे नहीं, आप उसे निगेटिव थॉट से नहीं देखेंगे, नकारने के बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए, है ना। आप उसे अनदेखा नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, सही तरीके से उस पर ध्यान देंगे,
क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, भ्रांतियां जो है हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। जैसे 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 क्या होता है, आप जो है किसी वर्ड में, है ना, जो ला रा है उसे ला पढ़ा जाता है, किसी किसी वर्ड में ये क्षेत्रीय होता है। तो जो है जैसे लड़ना का होता है, एक मेरी मौसी थी, वो लड़ना बोलती थी, लड़ना नहीं बोलती थी। तो ये भ्रांतियां, ये क्षेत्रीय भाषा है उनकी। तो ये भ्रांतियां हमेशा क्या होती है, तर्कहीन ही नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाई जाती हैं। तो उनका ऐसे ही रहता है, वो जहाँ पे डा वर्ड आए तो वहां पे रा बोलती हैं। तो ये जो है वातावरण के संपर्क से ही आता है। तो दोनों बातें इसमें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है इसमें, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, अरुचि अधिगम में क्या होता है, सहायक होता है। क्या अरुचि अधिगम में सहायक है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है मैथ सब्जेक्ट पढ़ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है हिस्ट्री पढ़ना, बोरिंग होता है ना? तो क्या जो है जो अरुचि अधिगम में सहायक होता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप पढ़े जा रहे हो, तो क्या ये सहायक होगा अधिगम में? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक होता है, आप तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, तो क्या अधिगम में सहायक होता है? रुचि अधिगम में बाधक होता है, आपका रुचि है तो क्या अधिगम में बाधक होता है? क्या पूछा है, संवेगों और संज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक होता है, तो इसमें क्या सही है भाई जी? क्या बनेगा राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उच्च स्तरीय तनाव क्या होता है, अधिगम में बाधक होता है। आप डिप्रेशन में हो तो पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च स्तरीय तनाव जो है वो अधिगम में बाधक होता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? कक्षा में विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता को बढ़ावा देना, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में क्या है, मदद करना, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने में आजादी देना। व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को, यानी विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजादी देना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है? कूट में आंसर देने हैं, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर जी? कक्षा में विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता को बढ़ावा देना, ये बात तो बिल्कुल सही है, अधिगम सहभागिता को आप बढ़ावा देंगे। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी जो है तुम्हें इनसे अच्छा मार्क्स लेके आना है, यानी कंपेयर करना। दो बच्चों के बीच में आप क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि इस बच्चे से तुम्हारा अच्छा मार्क्स आना चाहिए। क्या कंपेयर करेंगे दो बच्चों से? प्रतिस्पर्धा का भावना, लड़ाई करने लगे बच्चे, ऐसा करेंगे? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर उनके लक्ष्य निर्धारित करने में क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजादी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो है बच्चा डर डर के बोल रहा हो, बोल ही ना पा रहा हो, आजादी होनी चाहिए, जो भी उसके मन में है, जो भी थॉट आ रहा है वो बोल सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है फर्स्ट और थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है फर्स्ट, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलिए, शिक्षा में समान अभिगम्यता, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक डैश का विषय है, किसका विषय है? सुविधा का, बहिष्करण का, अधिकार का या अलाभ का? किसका है? शिक्षा में समानता अभिगम्यता पहुंच एक डैश का विषय है, किसका विषय है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? अधिकार का है, किसका है? समान अधिकार का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, समान अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को
समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? योग्यता के इकाई सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम हो, या ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला हो, या कमजोर और सुरक्षा की जरूरत हो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्या बच्चा मासूम है, अपने पेरेंट्स पर या टीचर पर या अपने दोस्तों पर आश्रित है, या केवल आज्ञाकारी हो, आपकी आज्ञा माने जो भी आप बोलो, और ज्ञान का उपभोग करे जो आप उसे बताते हो, या फिर कमजोर और सुरक्षा, यानी वो कमजोर है, उसको सुरक्षा की जरूरत है, या फिर ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर के रूप में आप कैसे देखेंगे बच्चे को? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो किस तरह से देखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में बच्चे को देखा जाता है, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर के रूप में बच्चे को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्रों के लिए क्या है? छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब होती है सबसे अधिक प्रभावी? फीडबैक टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कब होता है? छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? कब होता है? या छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी में प्रदान करता है, यानी जब आप फीडबैक देते हैं कक्षा में तो क्या एक दूसरे बच्चे से तुलना करते हैं? नहीं। अगला क्या है ऑप्शन? यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात होता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है। फीडबैक स्टूडेंट को क्यों दिया जाता है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्लासरूम में जब बच्चे को हम फीडबैक देते हैं तो वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, बच्चों को प्रभावित करता है। जब, कब प्रभावित करता है बच्चे को? जी, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? कब प्रभावित करता है? तो सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात, यानी जब बच्चा सीख रहा हो तब हम उसे फीडबैक देते हैं, और उसके बाद में भी फीडबैक देते हैं। यानी आप लोग जो है टीचिंग किए होंगे, तो जो लेसन प्लान बनाते हैं उसमें आप लिखे होंगे कि पहले भी फीडबैक दिया जाता है और लास्ट में भी। मतलब जब आप क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब भी गतिविधि के दौरान भी आप फीडबैक देंगे और बाद में भी देंगे। तो दोनों जो है दो बार आपको फीडबैक देना होता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान भी होता है और बाद में भी होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है क्या? अभिकथन है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए क्या किया जाता है? दबाव बढ़ जाता है। कारण आर है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। इसमें क्या सही है? जी, क्या सही है? क्या बनेगा राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन में? किशोरावस्था किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ना, तुम लड़की नहीं हो, ऐसे बोलते हैं लड़कों को, तुम लड़का नहीं हो, तो ये दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल दबाव बढ़ जाता है जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं। बच्चों की तरह ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम बड़ी हो गई हो। तो
जो स्त्री हैं उनके काम को बांट दिया जाता है, जो पुरुष हैं उनकी परंपरा का आप पालन करो, ये वो दुनिया भर का दबाव बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है घर में। और कारण आर कहता है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक है, क्या बायोलॉजिकल है? जेंडर जेंडर बायोलॉजिकल है? जी नहीं, ये तो गलत है। जेंडर बायोलॉजिकल नहीं है, इसको समाज बनाया है। समाज कहता है कि तुम लड़की हो, घर से बाहर नहीं जाती, लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, लड़कियां सिर्फ खाना बनाती हैं, घर के काम करती हैं। लड़कियों को मैथ नहीं जो है मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, उनका मैथ वीक होता है। लड़कियों को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए लड़कों की तरह। लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो लड़का है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? अभी कोई लड़का रोए तो लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? खाना बना रहा है या फिर वो किसी को चाय नाश्ता कुछ भी, यदि वो घर का कुछ भी घर के काम में हाथ बटाए तो तुम लड़की नहीं हो, तुमको ये सब नहीं करने हैं, इस तरह से। तो इसको क्या है, इसको जो है समाज ही बांटा है। लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा, इसको समाज बनाया है। ये बायोलॉजिकल नहीं है। कहीं पर मुहर लगा है क्या? आपके शरीर पर कहीं मुहर लगा है क्या? नहीं ना। तो ये समाज बनाया है ना। तो ये बायोलॉजिकल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट भी हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं? निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम हो सकता है? वृद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुपालन, आनुवंशिकता और वातावरण, लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। जी क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? एक 12 वर्षीय बच्ची है जिसके माता पिता अच्छे गायक हैं, दोनों माता भी और पिता भी अच्छे गायक हैं और उसकी भी अच्छी आवाज है। वो बच्ची भी सुनीता जो है अच्छा गा लेती है। तो प्रशिक्षण के लिए इसको क्या है, कक्षा में भेज रहे हैं। ये इनके माता पिता प्रशिक्षण के लिए कक्षा में भेज रहे हैं। तो कैसा एटमॉस्फियर है, क्या है, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। मतलब आनुवंशिकता तो है ही है, माता पिता तो गायक है ही है, वातावरण भी वही मिल जाए तो वो बच्ची भी अपने माता पिता की तरह निपुण गायक बन सकती है। तो क्या है, उसको जो है वातावरण भी दे रहे हैं और जो है आनुवंशिकता यानी उसके माता पिता गायक तो है ही है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डॉट डॉट विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक और पर्यावरणीय कारक या वंशानुगत कारक। संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ क्या होता है, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक, क्या है, पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। जब बच्चा छोटा होता है उसको एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिलता जैसा उसको मिलना चाहिए। गाली गलौज हो रहा है डेली, जो है वहां पे लोग ड्रिंक करके वहीं पे गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। तो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है और ये पीरियड क्या है, संवेदनशील है। तो बच्चा कैसे विकास करेगा? नहीं तो क्या है इसमें, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, पर्यावरणीय कारक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है? क्या है, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। समालोचनात्मक चिंतन करना है, क्या एक आंसर वाले सवाल पूछने चाहिए या विद्यार्थियों को उनके संदेश और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हैं
या ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जी, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है और इस टाइप के जो है सीटेट में क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, समालोचनात्मक चिंतन के लिए ऐसे सवाल देने चाहिए बच्चे को जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या निकालना शामिल हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं अपने अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, क्या है? एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे पर्यावरण, क्या है पर्यावरण, अब पर्यावरण देखिए तो कैसा है, ये प्राकृतिक है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? किस बुद्धिमत्ता को? तो प्राकृतिक बुद्धि। किसकी? प्राकृतिक बुद्धि। पर्यावरण क्या है? ये जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो वर्गीकरण करना है तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन है, महारत हासिल करने वाला, ये यही क्वेश्चन देखिए, आपको बोले थे ना कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। महारत हासिल करने में लक्ष्य निर्धारित करने में छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में, छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2022 आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ये हम लोग सॉल्व भी किए हैं। जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे 2022 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपसे कई बार बोले हैं और हमेशा बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रिपीट होते हैं, और यदि हूबहू नहीं रिपीट हैं तो थोड़ा सा उसी उसी टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से उसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या है ऑप्शन, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता में वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित छात्रों से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करते हैं? कैसे प्रभावित करते हैं? महारत हासिल और लक्ष्य निर्धारित, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? यह अक्सर योग्यता के वृद्धि, क्या है? यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित, बच्चा लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे ये, आपका जैसे सपना है टीचर बनना, आपका लक्ष्य है टीचर बनना, तो आप क्या करेंगे? आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो, जिससे हम जो है एक मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम शिक्षक बन जाए, वो चाहे हम अपने स्टेट में या अदर स्टेट में, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि अपने स्टेट में आप यूपी से हो या फिर अदर बिहार, तो अदर में आप नहीं जा सकते यदि आप 90 मार्क्स आपके नहीं है, अच्छे मार्क्स आपके सीटेट में नहीं है तो, क्योंकि 60% मांगता है अदर स्टेट के लिए, है ना? तो ये सारी बातें हैं, आप सबको जो कई बार बताया ही गया है, आप सबको पता ही है। तो क्या है, आपको टीचर बनना है, लक्ष्य आपका टीचर बनना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना आपका लक्ष्य है। तो यहाँ पे है
आपके पास योग्यता है, यह अक्सर योग्यता में वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आपकी जो है इच्छा है कि टीचर बनना, तो आंतरिक रूप से आप मोटिवेट होंगे तभी तो अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो आंतरिक रूप से यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो कि योग्यता के अनुरूप हो। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और क्या करें, प्रतिपुष्टि प्रदान करें। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, क्या है राइट आंसर? क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अपनी कक्षा में लागू कर रही है चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए। अब ये मदद कर रही है, छात्र की क्या कर रही है, मदद कर रही है, जिससे जो है जो बच्चा संघर्ष कर रहा है वो अपने लक्ष्य को पा ले, अपने लक्ष्य जो उसका लक्ष्य है वो वहां तक पहुंच जाए। तो क्या कर रही है ये? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसके फोल्डिंग दे रही है, फीडबैक, इसके फोल्डिंग। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ये क्या कर रही है? इसके फोल्डिंग, जहां पे आपको ये दिखे वाइगोत्स्की के सिद्धांत और मदद कर रही है, इसके फोल्डिंग दे रही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आपको इतना इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन बने तो आपके गलत ना हो, है ना। वैसे टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं तो आप वहां से अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। आप पीडीएफ देख ही रहे होंगे किस तरह से जो है काफी मेहनत लग रही है उसे बनाने में। तो आपका सपोर्ट रहा तो सारा सब्जेक्ट हम अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ेंगे। आपको बताए भी हैं, टाइम टेबल भी आपको बताए हैं, बट आपका सपोर्ट नहीं रहता तो अंदर से इच्छा नहीं होती कि इतनी मेहनत किसके लिए फिर की जा रही है ना। तो बस आपके लिए ही है। यदि आप फ्री में अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहना। पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन ऑन रहे आपका और जो है टॉपिक वाइज आप अपनी क्लास ले सके। अगला क्वेश्चन है, अभिकथा ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर कहता है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। क्या सही है इसमें? शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा, क्या है, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान उत्पादन निष्क्रिय प्रक्रिया है। यदि बच्चा खुद से ज्ञान निर्माण कर रहा है तो क्या ये निष्क्रिय प्रक्रिया है? ये बात तो गलत है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होना चाहिए। यही तो टैग वर्ड है, निष्क्रिय और सक्रिय। आपको बताए भी थे, वहां पे मत जाइए टैग वर्ड पे, वो बाद में हम देखेंगे। निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है। बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है किसके लिए? चर्चा और बहस के लिए, बातचीत के लिए, जिससे उसके जो है वर्ड निर्माण में, उसके बोलने की प्रवृत्ति में, उसके बोलने की वर्ड निर्माण में वृद्धि हो। तो ये ऑप्शन तो सही है, अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर जो है ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस प्रकार, क्या है, किस विकास में शामिल है? भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास में, भावनात्मक विकास में, मनोसामाजिक या संज्ञानात्मक विकास में? भावना, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंध, परिवर्तन, स्थिरता, ये सब किस में शामिल है? क्या बनेगा राइट आंसर? जी, मनोसामाजिक विकास में। किसमें है? मनोसामाजिक विकास में।
अगला क्वेश्चन है जी, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए। क्या है? मानकीकृत तो होगा ही नहीं, बिल्कुल मानकीकृत नहीं होगा। सुविचारित बिल्कुल सही है, अनुकूलित बिल्कुल सही है, और विभेदित तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है जी, अभिकथन ए है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादन और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण आर है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। क्या दोनों बातें सही हैं, या सही हैं दोनों बट व्याख्या नहीं कर रही हैं? क्या सही है इसमें? क्या बनेगा राइट आंसर? स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादन और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। जो ढांचा तैयार किया गया है आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाएंगे। यदि बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसके लिए तमाम टीचिंग मेथड है, घर की भाषा है, उसे घर के लैंग्वेज में घर की तरह उसे आप समझाएंगे। तो ये नहीं है कि जो विद्यालय में ढांचा तैयार किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को सिखाएंगे, वो भी सिर्फ परिणाम के लिए। मतलब यहाँ पे रटंत पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। कारण आर क्या कह रहा है? सीखना पक्के तौर पे अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों बातें यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए, लियो वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध है। क्या है? लियो वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध है। भाषा विचार को आकार नहीं देती, विचार भाषा को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमेय प्रक्रियाएं हैं। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? लियो वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं आप, वहां पे देखेंगे। फर्स्ट है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण भी शामिल है। सही सुमेल करना है, क्या जो है सही सुमेल है इसमें? क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। क्या है? साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भागीदारी में बाधा डालता है, यानी निगेटिव में क्वेश्चन बना है। क्या है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, है ना। आप लिखे हुए हो तो बच्चा वहां पे जब वो देख नहीं पा रहा है तो कैसे उसे देखेगा? बाधा डालेगा क्या? मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस
कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? किस विधि का? मात्रात्मक शोध कार्यविधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना, अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि। कई बार आप इसको पढ़े हैं जी। बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन लॉरेंस कोहलबर्ग किस तरह से करते हैं? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? बच्चों के सामने दुविधा आती है ना, बच्चा प्रॉब्लम में फंसता है, फिर इसके बाद निकलने के लिए कुछ उपाय सूझता है। नैतिक दुविधा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना। अगला क्वेश्चन है, एक नैतिक दुविधा है और नैतिक तर्कड़ा, बच्चा नैतिक तर्क करके बाहर निकलता है, एक ना एक उसे चुनना ही पड़ता है। ये टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है, पढ़े भी हैं आप लोग, देख भी सकते हैं, दोबारा से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डॉट डॉट अधिगम की ओर ले जाता है। खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत, ग्रहणशील। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस ओर ले जाता है? खोज आधारित, किस ओर ले जाता है? खोज आधारित। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, कैसे? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जाता है, कैसे सिखाएंगे आप? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। कैसे? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बताता है? पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु, जीन पियाजे क्या दिए हैं? आयु के आधार पे ना, बच्चा इस स्टेज बाय स्टेज है, इस स्टेज में इतना सीखेगा, तो बच्चों की आयु व चरण को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं, बिल्कुल आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? और एक बात आपको बता देते हैं, 2 से 3 मिनट का सेशन होगा जिसमें हम एक एक वर्ड, जैसे परासंज्ञान क्या है, इंटरव्यू क्या है ना, साक्षात्कार, ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये क्या है? तो 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, डेली हम अपलोड करेंगे ऐसे वर्ड खोज खोज के, जो हर बार, यानी किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, आपके सभी सब्जेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वहां से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इसकी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। परासंज्ञान अधिसंज्ञान का मतलब क्या होता है? बच्चा अपनी सोच पर सोचता है, जब बच्चा सोच पर सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, तो वो किस तरह से क्या सोचता है, उसकी क्या रणनीति होती है, इसमें ये क्वेश्चन बना है। परसंज्ञान का मतलब है बच्चा अपनी सोच पर सोचता है ना? तो इसमें क्या बनेगा राइट आंसर? परासंज्ञान कौशल विकसित करना चाहती है एक शिक्षक अपने बच्चों में, परासंज्ञान यानी अपनी सोच पर सोचे बच्चा, मेटाकॉग्निटिव स्किल एक शिक्षिका अपने बच्चे में विकसित करना चाह रही हैं, तो वो जो है किस तरह से क्या करेंगी? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्ट के बजाय अंक दे देंगी, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही है। यहाँ पे क्या दिया है? सारांश और नोट्स प्रदान करेंगी, गृह कार्य और याद करने, यानी रटवाना तो है नहीं, तो बच्चा सोचेगा कहां से? छात्रों को स्वयं सीखने सोचने की प्रक्रिया पर, बच्चा तभी तो अपने सोच पर सोचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सेकंड है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। परासंज्ञान, अधिसंज्ञान, इंग्लिश वर्ड याद रखना, मेटाकॉग्निटिव स्किल, क्योंकि इसके हिंदी के कई वर्ड होते हैं तो आप कंफ्यूजन में ना हो, इंग्लिश का एक वर्ड याद कर लो, है ना। इसमें बच्चा अपनी सोच पर सोचता है। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम अब जो है डेली अपलोड करेंगे। मॉर्निंग में आप लोग देखिएगा, डेली 9 से 10 बजे के बीच में इस टाइप के क्वेश्चन अपलोड होंगे। आप वहां से एक एक वर्ड समझ जाइएगा, सीडीपी में ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट में भी काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। यही वाला क्वेश्चन डाउट में था। इसमें क्या दिया है? स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक जो है विकार है। स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण ही होता है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है। उम्र के साथ इसमें सुधार भी आता है ना। तो इसमें ये भी ऑप्शन आपको बताए थे, जब आप स्वालीनता के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें यही है, स्वालीनता वाले जो बच्चे होते हैं कम से कम उनमें एक कौशल होता है। स्वालीनता एक तंत्रीय क्या है? विकासात्मक विकार है। और ये भी था कि स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार भी आता है। तो इसमें क्या आंसर सही है? जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में था, जब आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे कि जो है इसका क्या मतलब है, स्वालीनता का क्या मतलब है। स्वालीनता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें एक कौशल रहता है और उम्र के साथ इसमें जो है सुधार भी आता है। तो इसमें क्या सही है जी? इसमें आंसर सही माना गया है क्या? तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, यानी ए, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बट इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है, इसमें सही माना गया है सेकंड वाला, स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है। याद रखना। और जब डिटेल पढ़ेंगे तो इन स्वालीनता का मतलब क्या क्या होता है स्वालीनता विकार वाले बच्चे में, तो ये सारी बातें उसमें दी हुई हैं। तो जो ऑप्शन इसमें सही माना गया है वो याद रखना, स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। कौन सी प्रमुख समानता है? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, बच्चों की स्वयं की शिक्षा, संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता क्या है? क्या है? कई बार इसको हम पढ़े हुए हैं। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। यानी बच्चों की स्वयं का जुड़ाव शिक्षा में और संलग्नता में किस तरह से होता है? प्याजे और वाइगोत्स्की का सिद्धांत की प्रमुख समानता यही है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण आर है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। अभिकथन ए और कारण आर, क्या दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रही हैं, या फिर ए अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है? क्या सही है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सही दोनों है तो क्या व्याख्या कर रहा है? क्या व्याख्या कर रहा है? ये बात इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या दोनों बातें सही हैं जी। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उसके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। बचना चाहिए कि नहीं, जैसे बच्चे हैं उसी तरीके से जो है विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो जल्दी सीख जाएंगे लैंग्वेज, और जो है उनकी भाषा अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है।
तो आप उसी तरीके से बच्चे को पढ़ाएँगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बचेंगे। इसमें क्या दिया है, बातचीत करने से बचना चाहिए कि तू किसी और बैकग्राउंड से आया है, तो हम तुझको नहीं पढ़ाएँगे, उससे दूर भागेंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया और जो है अभिकथन ए ये सही है, समायोजित, अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिगम क्या है? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? अनुबंध क्या है? अनुबंध अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यात्मक या पारस्परिक शिक्षण? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिक शिक्षण। यानी एक दूसरे से तभी तो सीखेंगे जब एक दूसरे के साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिवृत्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी क्रोध की अभिवृत्ति को क्या किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है, शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण आर है, भावनाएं व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका ही नहीं निभाती। तो नहीं जी, भूमिका तो निभाती है। क्या सही है इसमें? क्या आपको 2 थप्पड़ लगा दे और जैसे ही क्लास में टीचर आए और सिर्फ आपको डांटने लगे, कुछ भी आपको बोलने लगे, डांटने लगे, तो इसके बाद प्यार से बोले, चलो बच्चों अब आपको पढ़ाते हैं ये वाला टॉपिक। जो भी आपको जैसे जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है, फूड या फिर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ाना है ना? तो टीचर आए पहले आपको डांटते, तो क्या आप जो है पढ़ पाएंगे? नहीं। आप घर पे आए, फ्रेश हुए, खाना पीना खाए और इसके बाद विद्यालय से घर पे आए, फ्रेश हुए, खाना पीना खाए, विद्यालय से सोच के आए थे, टीचर बोले हैं ये टॉपिक पढ़ के जाना है और इसको हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। घर पे आए, मम्मी पापा आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बगल में पड़ोसी एक दूसरे से मार पिटाई कर रहे हैं, तो क्या ये एटमॉस्फियर आपको पढ़ने में बाधा नहीं डालेगा? आप भावनात्मक रूप से जो है पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे? नहीं। तो भावनाएं जो है व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो भूमिका निभाती है जी। ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार सीखते हैं? किस प्रकार सीखते हैं जी? बच्चों की सोच जो है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। कैसी? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चा भी वैसे ही सोचता है, बट गुणात्मक रूप से बच्चों की सोच, बच्चा वयस्कों की तरह ही सोचता है, बट जो है गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। बच्चा जो वयस्क की अपेक्षा वो अलग तरीके से सोचता है, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से वयस्क सीखते हैं, सोचते हैं और बच्चा भी, बट गुणात्मक रूप से बच्चे का सोच वयस्कों से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की राजधानी, विश्लेषणात्मक चिंतन है यहाँ पे। भारत की राजधानी है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? विश्लेषण चिंतन कौन से क्वेश्चन में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, इसमें आप विश्लेषण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा के बारे में क्या सही है? और ये 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई, ये भी क्वेश्चन 2022 में जो है पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर जितना हम आपको बोल रहे हैं जरूर लगाइए, आप टॉपिक पढ़िए, साथ साथ प्रीवियस ईयर भी लगाइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। क्या है? समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए और हर बच्चा एक ही दर और क्या है, एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, तो ये ऑप्शन गलत है।
समावेशी कक्षा को आप पहचानेंगे तो समावेशी कक्षा में अनेक बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक समय में एक जो है सभी बच्चा एक तरीके से सीख जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए। क्या एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए? ये बात तो भी गलत है भई। एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश करेंगे तो वो समावेशी कक्षा कैसे हुआ? अलग-अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। अरे आप भिन्नता को दूर नहीं करेंगे जी। एक बच्चा जो जिसकी लैंग्वेज अलग है और दूसरे बच्चे की लैंग्वेज अलग है, तो दोनों एक-दूसरे से परस्पर बातचीत करके सीखेंगे, तो आप उनकी भाषा को ही अलग कर देंगे। यानी आप भिन्नता जो बच्चों में है, आप उसे ही दूर कर देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? समावेशी का मतलब क्या होता है? कि सबका स्वागत करती है समावेशी कक्षा। तो इसमें क्या है? अलग-अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश देना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। अभिकथन ए शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। क्या बहुत सारे अवसर देने चाहिए? और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण आर है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। क्या बनेगा राइट आंसर? छोड़ दें इसको, आप लोग सॉल्व करेंगे लास्ट वाला। चलिए हम ये बता देते हैं। ये दोनों बातें सही हैं। देखिए शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दें कि 2 बार आपको अवसर दिया जा रहा है। यदि 2 से 3 बार में आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए तो आपकी पिटाई करेंगे कि आपको बाँधना चाहिए। नहीं, बच्चा सीखेगा, उसे अनेक अवसर आप बहुत सारे अवसर देंगे तब जाके बच्चा सीखेगा। क्योंकि विभिन्न बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, कोई 1 बार में सीखता है, कोई 2 बार में सीखता है, कोई 10 बार में सीखता है, कोई 12 बार में सीखता है। तो ये होता है कि वो बार-बार यदि पढ़ेगा, देखेगा, सोचेगा तो उसे अनेक अवसर मिल रहा है, वो सीख जाएगा, है ना? आपसे ये कह दिया जाए जैसे अभी बिहार में है, क्या था बिहार में? टीआरई चल रहा था, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। यदि आप 3 बार बिहार में एग्ज़ाम दे लें, तो इसके बाद जो है आप दोबारा से वहाँ एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। तो 3 ही बार आपको मौका मिल रहा था, इस बार तो बढ़ाया गया है 5 बार, कर दिया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको इसमें बाँध दिया जाए, तो क्या आप सीख पाएँगे? नहीं सीख पाएँगे, है ना? तो जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। बच्चे को जो है अवसर देना चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए रचनात्मक तरीके से विपरीत उदाहरण प्रदान करें। जैसे कोई बच्चा शरारती है, शरारत कर रहा है, तो विपरीत उदाहरण आप देंगे, तो बच्चा उसे सीखेगा, है ना? तो दोनों बातें सही हैं और ये जो है ए की व्याख्या ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट है।